नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। साल 2024 अब विदा लेने को है। आपको बताते हैं 2024 में यूपी और उत्तराखंड में वो 24 चर्चित चेहरे कौन कौन से रहे जिन्होंने सियासी तौर पर सबका ध्यान खींचा। राजनेताओं के लिए कैसा रहा साल 2024, किसने मारी बाजी और किसके हाथ आते आते रह गई किस्मत की चाबी। किसके बयानों से मचा सियासी घमासान और किसने संसद से सड़क तक सबको कर दिया हैरान। देखिए ये खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चर्चित 24 चेहरे। साल 2024 पीएम मोदी के लिए कई मायनों में काफी खास रहा। साल की शुरुआत पीएम मोदी के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हुई। पीएम मोदी और हिंदुत्व की लहर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत नजर आने लगी। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीट ही मिल सकी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। काशी से तीसरी बार सांसद बने पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार में विकास की योजनाओं की छड़ी लगा दी। और बनारस देखिए, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां काशी का कॉरिडोर बना। आज दिव्य काशी, भव्य काशी की उपमा आप लोग देते हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी में हुआ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जीती हुई सियासी बाजी छीन ली। पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर उनकी लोकप्रियता बढ़ी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला दांव चला और बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने साबित कर दिया कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी के लिए लोकसभा का झटका विधानसभा के चुनावों में हुए फायदे से कम हो गया। इसी वजह से कह सकते हैं कि हराकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, या कहना चाहिए मोदी कहते हैं। सीएम योगी के लिए साल 2024 कई मायनों में काफी अहम रहा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीएम योगी की निगरानी में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को इस बार यूपी में पहले से कम सीटें मिली हों, लेकिन सीएम योगी के कड़े प्रशासनिक फैसलों ने उनकी ख्याति को और बढ़ाया। यूपी में 9 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7-2 की स्ट्राइक से बड़ी जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी की सीटें भी जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को योगी सरकार ने काबू किया। संभल के दंगाइयों को लेकर कड़े निर्देश लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ सरकार बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें अब तक करीब 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। सीएम योगी के नेतृत्व में देश में यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव में से 12 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। वर्तमान में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर। यूपी देश का पहला राज्य बना है जिसने अपनी जीडीपी को दोगुना किया है। यूपी की पर कैपिटा इनकम दोगुनी हुई है। योगी सरकार ने पिछले 7.5 साल में 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के लिए, खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। तो एक एक्सपोर्ट जोन बनाया जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जहां पे टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और पैकेजिंग के साथ सीधा एक्सपोर्ट कार्गो प्लेन के द्वारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो पूरे प्रदेश से, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी के नेतृत्व में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है।
पुष्कर सिंह धामी इस साल न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर में भी छाए रहे। उत्तराखंड में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने के बाद धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर कदम बढ़ा दिया। इसे लेकर देश भर में उन्होंने सुर्खियां बटोरी। यूसीसी कानून जनवरी 2025 में उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद को लेकर एक्शन लिया। उनके इस एक्शन को भी देशव्यापी कवरेज मिली। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर लिए गए फैसले से भी पुष्कर सिंह धामी ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रमुख स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में सीएम धामी ने देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर कमल खिला। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। युवाओं को रोजगार और अपने खुद से काम से जोड़ने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत राज्य में 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए गए हैं। साल 2024 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए काफी खास रहा है। मोदी सरकार में राजनाथ सिंह तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने। राजनाथ सिंह 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बने और 2019 में उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। 2024 में एक बार फिर से राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में और वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय जिस तरह से देश के लिए कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा को हराकर तीसरी बार लखनऊ सीट से जीत हासिल की। और आज भारत की सेना न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन चुकी है बल्कि सबसे विश्वसनीय सेना बन चुकी है और भारत उनके नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और राजनाथ सिंह की कमान में देश की सेना आज सबसे ज्यादा सशक्त बनी है। ओम प्रकाश राजभर के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लोकसभा चुनाव में एसबी-एसपी को कोई कामयाबी नहीं मिली। वहीं एसबी-एसपी ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की और यूपी से सटे बिहार में रैलियां कर अपनी सियासी पकड़ बनाने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और पंचायती राज जैसा अहम विभाग भी दिया गया। एक एमएलसी की सीट भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी ने गठबंधन के तहत दी और इस तरह विधान परिषद में भी एसबी-एसपी की एंट्री हुई। लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दिया लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनेक के 33 सांसद जीत कर आए थे। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सुभाषपा फायदे में तो रही लेकिन विस्तार के नजरिए से बहुत अच्छी नहीं कह सकती। हालांकि लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी घोसी सीट हारी। वहीं गाजीपुर, बलिया समेत बाकी जगहों पर एसबी-एसपी का वोट बैंक बिखर गया। साल 2024 समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कई मायनों में काफी अच्छा रहा। सत्ता में वापसी के प्रयास में अब तक लगातार 2 बार फेल हो चुके अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जो मिला है वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली है, जिसमें सबसे बड़ी जीत अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद का सांसद बनना है। समाजवादी पार्टी की एक बड़ी छलांग है। इसके पहले 36 सीटें मुलायम सिंह यादव जी ने जीती थी और उसके बाद 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीत करके ये समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है और ये 2024 उनके हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक उनके ग्राफ को बढ़ाने वाला साल है। अखिलेश यादव 2027 में पीडीएफ फॉर्मूले के बूते समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत वक्त है। 2027 तक यूपी की सत्ता से बाहर हुए
समाजवादी पार्टी को 10 साल हो चुके होंगे। ऐसे में 2027 में क्या होगा अभी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें गई हैं, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। साल 2024 मायावती के लिए कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में यूपी की सियासत में सबसे बड़ी लूजर बीएसपी ही रही। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से लोकसभा चुनाव में बीएसपी का यूपी में पूरी तरह सफाया हो गया। बीएसपी की ये अब तक के सियासी इतिहास में सबसे करारी हार रही। बीएसपी फिर से एक बार शून्य पर सिमट गई। मायावती जी के लिए ये 2024 का साल जो है वो बहुत राजनीतिक मायने में देखा जाए तो बहुत उचित नहीं रहा है, क्योंकि वो जहां 2019 के पहले थी वो शून्य स्थिति पर चली गई है। कोई भी सीट उनको मिली नहीं लोकसभा की। बीएसपी के लिए सबसे चौंका देने वाली बात ये भी है कि उससे दलित वोट बैंक छिटक गया है। कभी दलितों की एक छत्र नेता रही मायावती को आज तमाम सियासी दलों से टक्कर मिल रही है। यूपी में 9 सीट पर हुए विधानसभा उपचुनावों में मायावती तीसरे या चौथे स्थान पर रही। साल के आखिर में जाकर बीएसपी ने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की, जब संसद में अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। 8 साल बाद ये पहला मौका रहा जब बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी बड़ा प्रदर्शन किया है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बीएसपी की कई सार्वजनिक रैलियों में आक्रामक नजर आए थे। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा भी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की थी। हालांकि कुछ समय के बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें दोबारा बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया। आकाश को बाद में राज्यों के चुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक भी बना दिया गया। निषाद पार्टी के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी का रिजल्ट निराशाजनक रहा। वहीं उपचुनाव में निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद निषाद पार्टी ने पश्चिमी यूपी से संवैधानिक यात्रा की शुरुआत कर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया है। निषाद पार्टी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि उनके मूल वोट बैंक जो बिखरा हुआ है उसे लामबंद किया जाए। राहुल गांधी के लिए 2024 का साल काफी अहम रहा। 2014 में केंद्र की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल के संघर्ष के बाद भी राहुल गांधी इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई खास चमत्कार नहीं कर पाए। वायनाड और रायबरेली दोनों जगह पर लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली से सांसद बने रहना चुना। उनके इस फैसले का असर यूपी की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। संभल से लेकर हाथरस तक यूपी से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी संसद से सड़क तक सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता तो बन गए, लेकिन इंडी गठबंधन ब्लॉक के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग चुका है। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने के लिए अब उनके ही सहयोगी दल मुखर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए साल 2024 राजनीतिक लाभ वाला रहा। अब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान अपने पहले ही भाषण से लोगों का ध्यान खींचा। अपने अंदाज और लहजे से प्रियंका गांधी ने जता दिया है कि वो बेहतर भाषण दे सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री हुई थी। 2019 में प्रियंका पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाई गई थी, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे। प्रियंका गांधी के लिए ये बड़ा झटका था।
5 साल के भीतर ही प्रियंका गांधी ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता से बीजेपी को शिकस्त दिलवाकर काफी हद तक अपना सियासी बदलाव पूरा कर लिया। रायबरेली लोकसभा सीट से उनके भाई राहुल गांधी सांसद बन गए और भाई के साथ ही प्रियंका भी वायनाड का उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई। राज्यसभा में मां सोनिया गांधी तो पहले से ही मौजूद हैं। राजनीतिक लिहाज से बीजेपी नेता और भोजपुरी के मशहूर एक्टर रवि किशन के लिए साल 2024 काफी बेहतर रहा। रवि किशन ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट से जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार गोरखपुर से बीजेपी के सांसद बने। रवि किशन ने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। संसद के अंदर या संसद के बाहर रवि किशन अपने खास अंदाज के लिए मशहूर है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में रवि किशन ने भोजपुरी अंदाज में अपनी बात कहकर सबको चौंका दिया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग की वजह से जितने पसंद किए जाते हैं, उतना ही ज्यादा वो विवादों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। हाल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी महाराष्ट्र पुलिस की ड्रेस में लोगों को एक ऐप पर पोकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद हिंदू संगठन ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई यादगार फिल्में की हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मुजफ्फरनगर में उन्हें जानने वालों का कहना है कि वो एक मंझे कलाकार के अलावा एक बेहतरीन इंसान भी है। हाल में महाकुंभ को लेकर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया था। साधु संतों के गैर सनातनियों की एंट्री को बैन करने की मांग के बीच नवाजुद्दीन ने कहा कि सभी को कुंभ में आना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ का इंतजार सभी को रहता है। इस साल यूपी की सियासत में किशोरी लाल शर्मा का नाम अचानक सामने आया और चर्चा का विषय बन गया। लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर लड़े के.एल. शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी के खिलाफ 1,67,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस समर्थकों ने इसे पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार का बदला बताया। उपलब्धि एक तो ये थी, जो अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था, उसका जनता ने भरपूर जवाब दिया और वो जो दल नारा लगा रहे थे, उनको जनता ने उनको 240 सीट देके बता दिया कि संविधान बदलने की चेष्टा हिंदुस्तान में जो भी करेगा, जनता उसको उसकी हैसियत दिखाएगी। पंजाब के लुधियाना में जन्मे के.एल. शर्मा गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में से एक हैं। रायबरेली और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करते हैं। बीएसपी के संस्थापक काशीराम को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में एएसपी ने यूपी में तेजी से अपनी पहचान बनाई, जो दलित वोटों को लेकर मायावती के लिए टेंशन की बात हो सकती है। यूपी में दलित वोटर्स करीब 22% हैं, जिसमें जाटव 12% है। चंद्रशेखर और मायावती दोनों इसी समुदाय से आते हैं। बीएसपी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर यूपी में सरकार बनाई थी। वहीं चंद्रशेखर ने मूल रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को राजनीति का आधार बनाया है। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के लिए सियासी सफर के हिसाब से ये साल काफी बेहतरीन रहा। लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले डिंपल ने मैनपुरी से उपचुनाव भी जीता था। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में करहल सीट से भी एसपी ने जीत दर्ज की। इस सीट के लिए भी डिंपल ने पार्टी के बाकी नेताओं के साथ जमकर प्रचार किया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी डिंपल यादव संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पार्टी के मुद्दों को उठाने में कामयाब रहे। अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर डिंपल यादव ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
लोकसभा में एंट्री लेने वाली युवा नेता इकरा हसन के नाम रहा साल 2024। यूपी की कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भरोसे को बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। एसपी प्रत्याशी इकरा हसन ने 60,000 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर मामले में जेल में थे। भाई के जेल जाने के बाद इकरा हसन ने ही चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली। भाई की जीत में बहन इकरा हसन की मेहनत को माना जाता है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पक्की सीटों में से एक मानी जाने वाली अयोध्या सीट से जीत हासिल की। अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराने वाले 79 साल के दलित नेता अवधेश प्रसाद की चर्चा हर तरफ हो रही है। अयोध्या में मिली जीत के बाद चर्चा में आए अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक और 6 बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए अवधेश प्रसाद ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की है और DAV कॉलेज से MA की डिग्री ली है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए ये साल काफी बदलावों वाला रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान ही जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को छोड़कर NDA का दामन थामा। बीजेपी ने जयंत को बागपत और बिजनौर 2 सीटें दी और उनके प्रत्याशी दोनों ही सीटें जीत गए। RLD 2022 में विधानसभा की 9 सीट जीतने में कामयाब रही। यूपी के बड़े दलों में शुमार राष्ट्रीय लोकदल कुछ समय पहले हाशिए पर चली गई थी। एसपी कांग्रेस के साथ रहते हुए RLD ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वोटर्स के रुख को भांपते हुए जयंत चौधरी ने पलटी मारी और वो अखिलेश से गठबंधन तोड़कर NDA के खेमे में आ गए। NDA में आते ही RLD एक बार फिर प्रासंगिक हो उठी है। वो पश्चिमी यूपी में एक बार फिर मजबूत होने की कोशिश कर रही है। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे बृजभूषण सिंह के लिए 2024 काफी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में उनके खिलाफ दिल्ली के कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हुई। बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप लगने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिखी, न समर्थन कर पाई और न ही विरोध। बृजभूषण ने इस बार लोकसभा के लिए खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे को लड़वाया और उनके बेटे करण भूषण ने कैसरगंज से जीत दर्ज की। अनिल बलूनी 2024 से पहले उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद थे। साल 2024 में बीजेपी ने पौड़ी लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा। उनके जगह पर अनिल बलूनी को टिकट दिया गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में अनिल बलूनी ने 4,32,000 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को 1,35,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। बलूनी वन और पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जिस लोकसभा से चुनकर आए हैं, सिर्फ उस लोकसभा नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के विकास के लिए वो लगातार कार्य करते हैं। तमाम ऐसे मंत्रियों से मिलेंगे कि किस तरह से बड़ी योजनाओं को उत्तराखंड ले जाया जाए। अनिल बलूनी ने अपने काम के जरिए लोगों का दिल जीता। वो बद्रीनाथ चुनाव में पार्टी का चेहरा बने। उन्होंने इस दौरान ग्राउंड पर काम किया। इसके साथ ही सांसद के तौर पर भी काम करते रहे, जिससे उनकी चर्चा होती रही। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का पावरफुल नाम है। उनके लिए साल 2024 काफी मिला जुला रहा। हरीश रावत उत्तराखंड के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहद अच्छे से इस्तेमाल किया। इस साल भी उन्होंने ऐसा ही किया। साल भर हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचते रहे। हरीश रावत राजनीति में हरदा नाम से भी फेमस है। उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों को लेकर हरदा का मौन उपवास भी खासा हिट रहा।
लोकसभा चुनाव से पहले हरीश रावत टिकट की दौड़ को लेकर खबरों में रहे। इसके बाद उनके बेटे आनंद रावत को हरिद्वार से लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन हरदा अपने बेटे को जिता नहीं पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एसपी के टिकट पर चुनाव लड़े हरेंद्र मलिक ने 26 साल बाद जीत का सेहरा अपने सिर बांधा। मुजफ्फरनगर सीट 12 उम्मीदवार यहां से खड़े थे, जिनमें से 4,07,721 वोटों के साथ हरेंद्र मलिक ने जीत हासिल की। हरेंद्र मलिक ने बीजेपी के उम्मीदवार संजीव कुमार बालियान को शिकस्त दी। हरेंद्र मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के प्रमुख सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कुंद्रकी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मजबूत किले कुंद्रकी में बीजेपी ने सेंध लगा दी। साल 2002 से इस सीट पर एसपी का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से एसपी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान को हरा दिया। ठाकुर रामवीर सिंह इससे पहले कुंद्रकी में चुनाव हारे थे, लेकिन वो अपने इलाके की जनता से जुड़े रहे। मुस्लिम बहुल इलाके में उपचुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने मुस्लिम टोपी और गमछा भी पहना। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें नोटों और सिक्कों से तौला। कुंद्रकी में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें वो अकेले हिंदू प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने एसपी का मजबूत किला ढहाते हुए कुंद्रकी सीट पर 31 साल बाद कमल खिलाया। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ।